पास। नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान में हुए हाल ही के बाई इलेक्शन में मांडलगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीते कांग्रेस के विधायक विवेक दाकड़ जी। विवेक जी, आपका जनता में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी राजनीति की पहली पारी तो नहीं है, हालांकि आपने पंचायत समिति से शुरुआत की, लेकिन ये एक राजस्थान विधानसभा का पहला कदम है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू। इस जीत की अगर हम बात करें तो कितने आसान्वित थे और ये क्रेडिट किसको देते हैं आप? जहां मांडलगढ़ की बात करें तो बिजलियां किसान आंदोलन के रूप में वहां पर एक सक्सेसफुल किसान आंदोलन हुआ है। उसके कंटेम्प्रेरी जो भी आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन में ये सक्सेसफुल आंदोलन रहा। वहां से उस क्रांतिकारी धरती से शुरुआत हुई और वोट के इस राज में 2013 में कांग्रेस की तरफ से मुझे प्रत्याशी के रूप में वहां पर चयन किया गया था। सबसे कम मार्जिन से सीट रही थी, 18,000 सीट रही थी। उन्हें कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने जो विश्वास प्रकट किया, उन्हें जो टिकट दिया, उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं अविनाश जी पांडे साहब, वहां से सांसद रहे डॉक्टर सीपी जोशी साहब, गहलोत साहब और पायलट साहब ने नॉमिनेशन के टाइम आकर जो लॉन्च पैड तैयार करा, उसको मैं मानता हूं कि ये जीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो एक तरह से कहें कि जो फादर की विरासत, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं राजनीति में। जी, वो कांग्रेस से ताल्लुक रखा उन्होंने। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, वहां की एक मेजर समस्या थी, उसको लेकर उन्होंने बात करी थी खातेदारी खनन भूमि पट्टा आवंटन के लिए। खातेदारी भूमि में 1990 से पहले खनन पट्टा आवंटित नहीं होता था। उन्होंने नौकरी इसीलिए छोड़ी थी कि वहां पर एक प्राकृतिक देन थी कि उस एरिया में सैंडस्टोन का डिपोजिशन है, जिसे प्रभावशाली लोग अवैध रूप से काट रहे थे और आम काश्तकार की सुनवाई नहीं हो रही थी। उस नीति को बनवाने के लिए उन्होंने वहां से जो एमएलए और सीएम रहे शिवचंद्र माथुर साहब से निवेदन करा। कुछ परिस्थितियां रही, उन्होंने नीति को नहीं बनाया, उन्होंने नौकरी छोड़ी और उस खातेदारी खनन नीति की वजह से राजनीतिक उसमें पदार्थ। जी, तो बस उसी को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, ये कैसे? तो उनका कभी इच्छा नहीं एमएलए के इलेक्शन लड़ने की? एमएलए के इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा, मांडलगढ़ से ही? जी, मांडलगढ़ से इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़े और जिला तो यानी कि प्लेटफॉर्म तो आपको रेडी मिला है वहां पे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफॉर्म रेडी मिला है, परंतु एक चीज एज ए सन मैं कहना चाहूंगा, उनके जीवित रहते हुए ये प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे थोड़ा सा एक दुख है उस चीज का कि जिस जगह वो होने चाहिए थे वो मुझे आगे सीट देते या वो हैंड ओवर करते तो वो मेरे लिए ज्यादा खुशी का पल होता। जनरली जैसे हम माने तो अनुकंपा नियुक्ति जो मिलती है वो एक तरह से वो आफ्टर डेथ मिलती है, और जो विरासत मिलती है वो सक्सेशन के रूप में वो खुद बनने के बाद फिर देते। बहरहाल जो भी स्थिति रही। विवेक जी, आपने दोनों इलेक्शन देखे, बाई इलेक्शन भी देखा, मूल इलेक्शन भी देखा 2013 में। क्या अंतर देखा आपने दोनों इलेक्शन में? क्योंकि नजदीक से लड़ा आपने, खुद आप प्रत्याशी रहे हैं, तो बड़ी बारीकी से देखा आपने। क्या अंतर महसूस किया आपने? अंतर ये रहा कि पिछला जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का एक वेव कह सकते हैं, वो वेव थी। लोगों में बहुत बड़ी एक आकांक्षा, इच्छा थी और कहीं ना कहीं एक कैनवासिंग हुई थी कि करप्शन को कांग्रेस से रिलेट कर दिया गया था, जैसा ऐसा कुछ नहीं था। करप्शन और कांग्रेस को एक
इंटरमिंगल कर दिया गया था। तो वो चीज वहां पर थी और एक यूथ ने बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन से वो वोट कास्ट करा था इन फेवर ऑफ बीजेपी। वो मुझे इस बार डिमिनिश दिखी, वो वेव भी नहीं थी और वो एक्सपेक्टेशंस जहां फुलफिल नहीं हुई, कहीं ना कहीं एक निराशा का भाव आम मतदाताओं में था। वो एक बड़ी वजह रही 2018 के लिए, ये कह सकते हैं। सीएम के बजट इस बीच में था कि कई फैक्टर्स होते हैं, एक इलेक्शन को हम उसे वो नहीं कह सकते, पर हाँ वी कैन से इट्स ए मेजर फैक्टर। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी के निधन के बाद जनरली बाई इलेक्शन में एक कहें कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाती है, उनके परिवार के लोग हों या फिर पार्टी हो, उसे बुलाया भी जाता है। यहां राजस्थान में तीनों जो सीट खाली हुई थी वो डेथ के कारण हुई। कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा कि तीनों जो प्रत्याशी उनका निधन हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन तीनों ही सीट हार गई। तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है, कोशिश की जाती है कि इस अवसर को भुनाया जाता है। हालांकि अवसर ऐसा नहीं होता जिसे भुनाया जाए, बट कोशिश यही की जाती है राजनीति में। राज है, राज में सदियों से यही चीज चली आ रही है, सीट खाली नहीं रहती किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी इंसिडेंट हो। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मांडलगढ़ से जो एमएलए थी न तो उनकी उम्र थी, न मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी थी जिससे इस स्तर के व्यक्ति की डेथ हो जाए, क्योंकि वो पावर उससे माने, मनी से माने या यहाँ अप्रोच से माने, तो उनको तो सिर्फ यहाँ आना था, ऊपर वाले की एक माने की उसके आगे, नियति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो दुर्भाग्यपूर्ण था। इस चीज को भी हम अगर डिस्टिंग्विश करें तो 2 सीट्स मांडलगढ़ में उनके परिवार से टिकट नहीं था, और अलवर में भी चांदनाथ जी के निधन के बाद उनके सक्सेसर का टिकट नहीं था, उनके किसी का वो टिकट नहीं था। सिर्फ अजमेर एक ऐसी सीट थी जहां से आदरणीय सांवरलाल जी जाट साहब जो एक कद्दावर नेता रहे हैं, किसान नेता रहे हैं, उनके सुपुत्र को टिकट मिला। इसको बनाने की कोशिश की गई थी कि कीर्ति कुमारी जी का आकस्मिक निधन हुआ और आप उनके जो सपने पूरे करने के लिए आप बीजेपी को वोट कास्ट करें, कुछ तरह की बातें आई सामने वहां? पार्टी की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई भुनाने की? पता नहीं क्यों इस मुद्दे पे शायद वो चर्चा भी नहीं रही। उनके एमएलए के लिए उन्होंने शायद एक शब्द भी नहीं बोला। और जहां तक मुझे ध्यान में है कि उनके बाद जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिला परिषद की डेथ के बाद, उसमें शायद उनका नाम भी नहीं लिया गया था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इस परिस्थिति से हो सकता है इसमें राजनीतिक सोच उनको इसमें लाभ दिख रहा हो। कीर्ति कुमारी जी से आपका डायलॉग हुआ कभी? आफ्टर इलेक्शन जब वो इलेक्ट हो गई, आप जीत नहीं पाए, तो उस दरमियान आपकी कभी चर्चा हुई उनसे? एक आध बार इन प्रोग्राम्स में मिले तो मुलाकात हुई, बाकी वैसे कोई चर्चा नहीं रही। ऐसा कोई विशेष डायलॉग नहीं रहा। उनका वर्किंग एरिया, उनका वर्किंग पैटर्न, उनका नियर बाय सर्कल थोड़ा सा अलग था। मैं थोड़ा सा आपका राजनीति में आने की वजह जानना चाहूंगा कि राजनीति में आने की वजह क्या रही? मजबूरी किस तरह की मजबूरी? मेरे फादर की मजबूरी कि उनको खातेदारी, जहां जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है, एज ए इंजीनियर उन्होंने अपने जुनून से, अपनी जिद से, प्रशासन शासन से लड़कर बच्चानपुरा, मंडौल, कोठारी, जूड़का नाका, मोतीपुरा ऐसे डैम्स बनवा दिए। फिर जब उनके दिमाग में ये आया कि वहाँ का जो खातेदार है उसको वहाँ पर खनन का राइट नहीं मिल रहा है और उसे अवैध रूप से काटा जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल विनम्रता पूर्वक शासन से, प्रशासन से निवेदन करा। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय स्वर्गीय शिवचंद जी माथुर साहब से रिक्वेस्ट करी। 17 पंचायतें उस टाइम पे हुआ करती थी, 17 सरपंचों के साथ। मैं उस टाइम पे छोटा था। देवेंद्र सिंह जी हमारे कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी मध्यस्थता में यहाँ पर सीएमओ में मीटिंग हुई और उसमें बात हुई, परंतु कोई परिस्थिति रही, वो नीति नहीं बनी। तो उस नीति को बनवाने के लिए उन्होंने अपनी एक गजेटेड ऑफिसर की नौकरी छोड़ी। वो उनकी टाइम की मजबूरी मान लें। और जब वो नहीं बन पाए और वो नहीं आ पाए, तो लास्ट जब इलेक्शन हुआ था तब ये पूछा गया था कि इलेक्शन कौन फाइट करेगा, इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़ फाइट करेंगे या विवेक धाकड़। तो मैं सैल्यूट करूंगा मेरे फादर को, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया और उन्होंने कहा कैरियर और यूथ और जो आज की डिमांड है उसके हिसाब से उन्होंने अपने सपनों को बिल्कुल खत्म करते हुए
या उनको एक तरीके से बिल्कुल दरकिनार करते हुए सीधा नाम लिया विवेक धाकड़ चुनाव लड़ेगा, उनकी इच्छा के लिए। क्योंकि जहां कोई बहुत कितना भी ब्रिलियंट और कुछ कितना भी वो हो, एग्जाम में अगर वो पास नहीं होता है, सक्सेसफुल नहीं होता है, कई उंगलियां, कई सजेशन, कई क्रिटिसिज्म उस पर लगते हैं और उंगलियां उठती है। उनका जवाब देने के लिए ये मैं हार्डली कह रहा हूं कि ये मेरी उसकी मजबूरी चुनाव लड़ना पड़ा कि मुझे वहां पर उस चीज का जवाब देना था। एट प्रेजेंट जैसे मैं भीलवाड़ा में धाकड़ हॉस्टल है, धाकड़ छात्रावास, उसको मैं देख रहा हूँ। बिजोलिया में नया गांव में धाकड़ विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसको मैं देख रहा हूँ। और आपको एक विशेष चीज बताऊं कि भीलवाड़ा एक सीए हब के रूप में जाना जाता है। सीए वहां से काफी ज्यादा निकलते हैं। तो हम, क्योंकि वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं और टाइम पीरियड के लिए होता है, एक कोई सिफारिश से कोई आदमी आया था धाकड़ छात्रावास में। फर्स्ट हमने एक माहेश्वरी समाज के लड़के को सिफारिश या अप्रोच मान लें, टाइम बिंग वो लड़का आया था और वहां उसने रहकर पढ़ाई करी और सीए बन गया। और मुझे कहते हुए खुशी है कि गोसुंडा चित्तौड़ में एक गांव है, वो काफी वहां से सीए हैं। तो कई समाज के, माहेश्वरी समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, चाहे और कई अन्य समाज के लड़के, कम से कम 50 सीए उस हॉस्टल से अभी तक निकल चुके हैं। और कहीं ना कहीं शैक्षिक रूप से भी हम योगदान देने लगते हैं। चलिए, विवेक जी के साथ हमारी चर्चा जारी रहेगी और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं मांडलगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक विवेक धाकड़ जी। विवेक जी, काफी सोशल एक्टिविटी से आप जुड़े हुए हैं। वैसे आपने कभी सोचा था बचपन में कि मैं राजनीति में जाऊंगा या मुझे कुछ और बनना है? आपने कहा कि बड़ी मजबूरी में मुझे इधर आना पड़ा पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए। नहीं, उनका आदेश था, उनके रिकॉग्निशन का उन्होंने कभी आदेश नहीं दिया, उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं। पर उस चीज को रिकॉग्नाइज यहाँ पर इस युग में जो रिजल्ट है वो चाहे किस भी वे से आए, बाय हुक एंड कुक, बाय दिस वे एंड दैट वे, तो रिजल्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए ये करा। उन्होंने कभी मुझे वो नहीं कहा आई वॉज सेलेक्टेड इन एनडीए, गुड है, तो उन्होंने कभी वो नहीं कहा। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर द, उन्होंने मेरे को शुरू से कहा था टेक्निकल लाइंस, खुद इंजीनियर थे, तो उन्होंने कहा टेक्निकल की बजाय आप एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जाएं। वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, पर उनके कोई हाथ में, गांव का एक छोटे से गांव का आदमी उस जमाने में जिसमें कोई वही नहीं था कि वही कोई फॉर्म भी भर सके, तो उस टाइम पे उनकी इच्छा थी कि मैं फाइटर पायलट बनूं। उनके कोई हाथ में कोई बचपन में खेलते वक्त तो कोई ब्रेक हो गया, तो वो सही से जुड़ा नहीं। गांव में उस टाइम पे ऐसे ही लोकल सुविधाएं थी, उस वजह से वो हो गए थे। एनडीए आए, मैंने वो करा। उसके बाद उनका ये था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जाइए, क्योंकि अल्टीमेट जो आप जनसेवा भी कर सकते हैं और जो अल्टीमेट पावर्स होते हैं वो वहां पर हैं, तो आपका एक वाइड स्कोप होता है। तो मेरा जो इनिशियल स्कूलिंग है वो स्कूलिंग है साइंस मैथ्स से। देन आई ऑप्ट फॉर आर्ट्स। मेरा ग्रेजुएशन तक कहाँ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, राजस्थान कॉलेज से रहा, जस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और फिर उसके बाद एज कम थी, मैं वो फाइट नहीं कर सकता था उस टाइम पे, तो फिर मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा एक वो दें, तो मैंने फिर देन मैंने लॉ करा ताकि आरजेएस वगैरह का भी वो कर दें। विवेक जी, हर व्यक्ति को जिस लाइन में हम जाते हैं कोई ना कोई एक अट्रैक्ट करता है, कोई आइडल बनता है उनका, या उनके विचारों से हम प्रभावित होते हैं। राजनीति में किसी के विचार ऐसे लगे आपको, या कोई पर्सनैलिटी ऐसी लगी जिसने आपको अट्रैक्ट किया हो कि हाँ मुझे उनके विचार, उनका हाव भाव, उनका तरीका बहुत अच्छा लगता है? राजनीतिक रूप से अगर मानूं तो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं मेरे साथ में, इंजीनियर कन्हैयालाल जी का। और एक वर्किंग, एक क्लियरिटी के रूप में देखें तो जोशी साहब।
सीपी जोशी को आप काफी लाइक करते हैं, क्या खास बात देखी आपने सीपी जोशी में? डिसीजन, क्विक डिसीजन, जो भी बात है सामने, जो मेरे फादर में है उसमें मैं देखता हूँ कि जो भी चीज है उसको जो भी कहना है सामने कहना है। और पॉलिटिकल उसमें देखें तो कोई ना कोई हम जिसके लिए बनते हैं, जनता हमें बनाती है, तो डेवलपमेंट वर्क्स। विवेक जी, आपके सामने तो बड़े रास्ते थे, क्योंकि आपके जो मैं समझ पा रहा हूं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था जब आपके पिताजी, तो आपके सामने रास्ते खुले हुए थे। उस वक्त का जो टाइम था आपके पिताजी के आंदोलन का, जो भैरव सिंह शेखावत का भी अपना एक कद था राजस्थान में, उनसे लोग काफी प्रभावित भी थे। दूसरा कांग्रेस का भी था, कांग्रेस के लिए आपके लिए ये सौभाग्य था कि शिवचरण माथुर वहीं से ताल्लुक रखते थे और वो मुख्यमंत्री भी बने। कांग्रेस को क्यों चुना आप लोगों ने? कांग्रेस को ही क्यों चुना? ये चुनाव सत्ता का नहीं, हर आदमी को जहां पर हाँ। जो चीज रिकॉग्निशन दे रहा है, आज बहुत क्लियर चीज है कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं अकॉर्डिंगली, चाहे आप आज की तारीख में माने तो जीएसटी काट के आउटपुट दे दीजिए, पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं और यू कैन डिलीवर द थिंग्स व्हेन यू आर इन द पोजीशन। बहुत क्लियर चीज नहीं, लेकिन बाई इलेक्शन में भी आप हो, लेकिन उस पोजीशन में तो आज के दिन में कांग्रेस नहीं है कि आप कुछ डिलीवर कर सके। मैं डिलीवर कर रहा हूं। कैसे? आपने कहा कि सत्ता तो अभी कांग्रेस की नहीं है, फिर प्रभावित क्यों है आप कांग्रेस से? मैंने पिछला इलेक्शन में 2013 में कांग्रेस से लड़ा, मैं हाँ। अभी नहीं मैं लास्ट कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है 18,000 से आपका वो जीरा। हाँ। मैं पंचायत समिति मेंबर रहा था कांग्रेस से, पंचायत समिति से मेंबर रहा था कांग्रेस से। उस टाइम पे ओबीसी की सीट थी, प्रधान की टिकट पार्टी ने तय करा, कैंडिडेट के लिए तय करा, मैंने उसको वोट पास करा और मैंने मेरी ड्यूटी की। नहीं, मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि किसी ने प्रभावित किया आपको? पार्टी क्यों चुनी? आपके पिताजी ने चुनी, आपने चुनी? कांग्रेस किसने चुनी आपने? फादर जी। उनको अच्छा लगा कांग्रेस, या केवल इस वजह से कि मुख्यमंत्री वहीं के रहने वाले हैं? तो उन्होंने वहां पर चीज देखी, जो पोजीशन बिजुलिया किसान आंदोलन के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, 52 से वोट पड़ने लगे, उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे वर्ग की उपेक्षा करते हुए कहीं पर कोई पोजीशन नहीं दी गई। और जो मैं मानता हूं आज की तारीख में इंडिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जो पोजीशन मानते हैं, वो पोजीशन मानते हैं एमएलए और एमपी, क्योंकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो जिला प्रमुख, चाहे उस टाइम पे जब फादर हुआ करते थे तब उस टाइम पे उनको राज्य मंत्री का दर्जा था, और लाल बत्ती, अब तो लाल बत्ती का वो खत्म हो गया, जिला प्रमुख लाल बत्ती उनको बिल्कुल गजट नोटिफाइड लाल बत्ती थी। कई लोग तो बिना उसकी लाल बत्ती लगा लेते हैं, लाल पट्टी लगा लेते हैं। वो उसके बावजूद भी जो रिकॉग्निशन होता है वो एमएलए के हिसाब से रिकॉग्निशन। कांग्रेस में आप कंफर्टेबल हैं अभी? ऐसे दोनों में तुलनात्मक तरीके से देखें, जब टिकट हालांकि कांग्रेस का आपने लिया तो कांग्रेस बेहतर लग रही होगी आपको, लेकिन हाँ बिल्कुल, आइडियोलॉजी के लिहाज से अगर हम देखें, कभी आपने देखा पहले राजनीति 10 साल पहले की अगर उसमें जाएं और आज की राजनीति में देखें तो कहां पाते हैं राजनीति को अभी? आइडियोलॉजी वर्ड अभी थोड़ा सा मैं इसको मानता हूं कि इस वर्ड का महत्व नहीं रहा किसी पार्टी के लिए, सच्चाई है ये। आइडियोलॉजी आप क्या हैं, इंडिविजुअल, व्हाट यू आर, इट्स आइडियोलॉजी। अब वो नहीं है कि वो या एक ग्रुप, सर्टेन ग्रुप या एक सर्टेन मास, व्हाट यू आर, व्हाट यू कैन डू इज आइडियोलॉजी आई थिंक। कुछ ऐसा सोचा आपने कि चलिए, आपने कहा कि पावर जरूरी है, कुछ भी करने के लिए हम संघर्ष तो करते हैं, लेकिन संघर्ष का हल पावर से निकलता है। आपके पास पेन है और उसमें रिफिल नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, आपके पास मोबाइल है और उसमें रिचार्ज नहीं है या नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, प्रैक्टिकली चीजें तभी संभव है। अभी कुछ ऐसी चीजें आपने आइडेंटिफाई की हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स है वहाँ की, वर्षों से लंबित है, मुझे ये काम जरूर करना है? अभी तो सबसे पहले मैंने जो वहाँ का आइडेंटिफिकेशन करा, वो ये आइडेंटिफिकेशन करा कि कम्युनिकेट और करप्शन, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, उसको मैं जीवित रखूं, और जो
बनने के बाद करप्शंस जो होते हैं उससे मैं दूर रहूं, कम से कम मैं। आप एक चीज नहीं कह पा रहे हैं, हो सकता है आपके जहन में हो ये बात, लेकिन क्योंकि आप खुद ताल्लुक रखते हैं उस इंडस्ट्री से, समझिए मैं तो जहां रोजगार के अवसर मिले वो इंडस्ट्री होती है। सिलिकोसिस एक बड़ी बीमारी, और जो माइनिंग सेक्टर में खासकर उस डस्ट की वजह से बहुत सारे परिवार तबाह हो रहे हैं। विधानसभा में मामला भी आया, मुख्यमंत्री ने उसका अनाउंसमेंट भी किया है बजट में। ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर बीमारी है। कभी इसके बारे में कुछ आप लोगों ने कुछ ऐसा प्लान किया है कि कैसे निपटा जाए इससे, क्या चीजें उपलब्ध कराई जानी चाहिए? मुझे लगता है कि थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है, काफी हद तक उससे बचा भी जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद ने उन जगह पे जाकर के लोगों को देखा है, वहां कोई मास्क नहीं होते उनके पास में। कभी होता है शाम को हम साहब इनको गुड़ खिला देते हैं, तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट नहीं है। नहीं, तो प्रैक्टिकली हम देखें तो वहाँ पे कुछ चीजें पॉसिबल भी नहीं हो पाती। हाँ, मास्क उनको अवेलेबल कराते हैं तो वो उससे कंजेशन या सफोकेशन फील करते हैं, वो उससे कंफर्टेबल नहीं होते। वेट ड्रिलिंग की बात आई, बम बूट्स की बात आई, और पर्टिकुलरली जो सैंडस्टोन वो है, सैंडस्टोन काफी कुछ अब मैकेनाइज्ड हो गया है और बहुत शॉर्ट टर्म का बिजनेस है और बहुत फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है। मार्बल और ग्रेनाइट या सिलिका या चाइना के लिए जैसा डेप्थ इसकी नहीं होती, मैकेनाइज होने के बाद बहुत शॉर्ट टर्म का बहुत वो है। इसमें मैंने जो चीज करी, मैं पर्टिकुलर आपके माध्यम से बात उठाना चाह रहा हूँ। इसमें सिलिकोसिस में दो चीज का आया है। जब बीमार होने का सर्टिफिकेट आता है तो उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। आफ्टर डेथ, अगर डेथ हो जाती है सिलिकोसिस के कारण, 3 लाख रुपए होते हैं। कुछ केसेस मैंने परस्यू भी करा, डेथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, सर्टिफिकेट वो दे रहा है, उसके बाद भी उनको 3 लाख रुपए का कंपनसेशन नहीं है। बिल्कुल, जब आपने प्रोविजन करा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, और किससे सर्टिफिकेट लेंगे? इस चीज को मैंने परस्यू भी करा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ऐसा नहीं है। और वहाँ के मांडलगढ़ बिजोलिया एरिया का मैं आपको विशेष चीज का बता दूं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर है, माइनिंग एरिया वहाँ पर है। माइनिंग के साथ साथ अगर वहाँ फॉरेस्ट चल रहा है, वहाँ लोकल लोगों ने फादर साहब की प्रेरणा से वहाँ पैडॉक्स, जो कहीं और शब्द आपको नहीं मिलेगा, गांव वाले अपनी खुद की एक कम्युनिटी बना के सारा खर्चा खुद वहन करके और पैडॉक्स बनाते हैं। आप कभी वहाँ पधारिएगा, गणेशपुरा कुछ पैडॉक्स ऐसे हैं कि आपके रिजर्व फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट से ज्यादा फॉरेस्ट उन लोगों ने डेवलप करे हैं खुद से। वहाँ पर लैंड पे प्रेशर बहुत है, पठारी एरिया, एक प्लेटू एरिया बहुत वो है। माइनिंग होने के बाद उसको वो करा जाता है, लेवल करा जाता है, लेवल करने के बाद उसको खेती इंक्लिनेशन हो जाए। चलिए, असेंबली सेशन है, क्योंकि मेरी खुद का अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो सिलिकोसिस के जो पीड़ित हैं उनके प्रति, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, हमने इसको जन टीवी के माध्यम से उठाया भी था, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो तबाह हो गए। गांव में कई विडोज ही हैं, देखा जाता है विडो विलेज बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे बड़ा चिंता का विषय है। ये बात सही है कि रोजी रोटी उनकी उसी से चल रही है, लेकिन उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता। आपने एक बड़ी गंभीर बात बताई है कि 3 लाख रुपए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डेथ सर्टिफिकेट के बावजूद भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे नॉर्म्स का फायदा क्या है? यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और इसमें दोनों चीज हो रही है, इसमें कुछ एजेंट्स भी घुस गए हैं, वो सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं और उनका वो करते हैं। देखिए, हम प्रैक्टिकली वहाँ चीज को वो करना पड़ेगा। देखिए, हमारी अपना एक प्लेटफॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीजों को उठाएं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जरूर इस बात को उठाएं। असेंबली सेशन चल रहा है, लंबा सेशन चलेगा, करीब 1 महीने का सेशन होता है ये, तो आप इसमें जरूर कोशिश करिए किसी माध्यम से कि बजट चर्चा में इसको करना चाह रहा था, पर क्योंकि टाइम वो था और मैं सबसे बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास में उठाने के। आप स्कन लगा सकते हैं, आप पर्ची के जरिए उठा सकते हैं। आप 295 तो मुझे लगता है पढ़ने का एक अवसर मिलता है, उसमें बाध्यता भी नहीं होती, लेकिन आप क्वेश्चन लगाए, कुछ भी लगाए, इस पे आप जवाब मांगिए कि मेरे पास में प्रूव है। कम से कम जो नॉर्म्स आपने बना दिए और उसके बावजूद ही नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई विडंबना और पीड़ा नहीं हो सकती कि आपके रूल्स का वायोलेशन हो रहा है। तो कल एक चीज और उठाई थी कि जब हम माइनिंग के लिए फॉरेस्ट डाइवर्ट कर सकते हैं, एक तरफ हम धर्म और आस्था का बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वहां पर हम उसको एक रास्ता देने के लिए हम वो फॉरेस्ट का वो बना देते हैं कि भाई फॉरेस्ट नॉर्म्स में नहीं आ रहा। सर, फॉरेस्ट के भी अपने कुछ जगह बहुत जरूरी है, कुछ जगह ऐसा लगता है कि विकास के लिए एक हर्डल भी पैदा कर रहा है, कुछ इस तरह की चीजें भी सामने आ रही हैं कि हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कई जगह कॉलोनीज की बात भी आती है सामने कि बिल्कुल छोटा सा एरिया है फॉरेस्ट, उससे भी आगे तक माना जाता है वर्षों से कॉलोनियां बसी हुई हैं, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो भी कई चीजें हैं। खैर चलिए, विवेक जी आप हमारे साथ में जुड़े और मुझे लगता है कि आफ्टर इलेक्शन
आपने वक्त दिया हमें और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी, और उम्मीद करेंगे कि आप वास्तव में जनता की आवाज बनेंगे जिस उम्मीद के साथ में आपको जनता ने भेजा है। आप जरूर संयोग रहा कि आपने बताया कि हाँ ऑनर साहब भी बिट्स पिलानी से हैं, फादर साहब भी, तो शायद ये फर्स्ट इंटरव्यू आप ही ने वो करा है। और मेरा ये था कि मैं नेक्स्ट वीक करूं, पर आप लोगों की तरफ से परसुएंस भी था और वो भी था कि भाई अभी करें। नाइस टू मीट यू। और अपन सभी मिलकर भारत माता की और वंदे मातरम की जो जय बोलते हैं, उसको सच्चे रूप में भारत को विश्व गुरु बनाने की हम बात करते हैं, उस रूप में सब सहयोगी बनेंगे, सहभागी बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।